जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड केयर सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी, ज्योग्राफी की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहेगी। इसमें हम ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको पहले क्लास में करवा दिए गए। ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको कहाँ गलती हुई है, क्योंकि ये चीज़ें बता चुका हूँ मैं। तो क्वेश्चन पे उससे बढ़ने से पहले आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नए बनते हैं, तो आप साथ में कॉपी पेन साथ रखें और क्वेश्चन का आंसर साथ लिखते चले। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी याद रखना उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे पड़ती है, महादेव की पहाड़ियों पड़ती है। इसकी हाइट है 1350 मीटर। तो सतपुड़ा की अगर बात करें तो किस राज्य में? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। वहीं पे बात की जाए तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आती है गुरु शिखर, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया? धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ की चोटी है भैया? मध्य प्रदेश की। इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो कितनी है भैया? 1350 मीटर। और पूछ सकता है ये किस पर्वत के ऊपर है, यानी कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वत पे है? तो याद रखना सतपुड़ा। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। सतपुड़ा। सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच में? नर्मदा और ताप्ती के बीच में। सतपुड़ा की रानी किस शहर को बोलते हैं? पचमढ़ी को। किसको बोलते हैं? पचमढ़ी को। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि भारत के किस राज्य में गारो खासी नामक आपके क्या पाई जाती है? पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। गारो खासी नामक पर्वत श्रेणियां, गारो खासी और एक और पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं जयंतिया। क्या बोलते हैं? जयंतिया। तो जयंतिया नामक ये क्या पाई जाती है? आपके जनजाति भी है और ये पर्वत श्रेणी भी है। ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। और गारो खासी जो जयंतिया नामक पहाड़ियां हैं, तो ये याद रखना प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? हिस्सा है। यानी कि ये कौन से हिस्से में आती है? पठारी प्रदेश में। किस में आती है? पठारी प्रदेश में। तो इसका राइट उत्तर अपना क्या हो जाएगा? मेघालय। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य भी कौन सा है? मेघालय। ये भी याद रखना। और मेघालय की कौन से जगह पे सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? यानी कि वह कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेघालय के अंदर स्थित नहीं है, बाकी उन पहाड़ी का संबंध और किसी राज्य। देखो जयंतिया भी बताया था मैंने, मेघालय में पड़ती है। वहीं पे खांसी नामक पहाड़ी भी कहाँ पड़ती है? मेघालय में। और गारो भी कहाँ पड़ती है? मेघालय में। जबकि जो जावड़ी की पहाड़ियां, ये किस राज्य के अंदर पड़ती है? महाराष्ट्र में। अब कभी भी आपके प्रश्न आ जाए कि जावड़ी की पहाड़ियां किस राज्य में, तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। जबकि जयंतिया और खासी और गारो ये किस राज्य की पहाड़ियां हैं? मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगले प्रश्न में कहते हैं महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक ना। तो महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन में दिया गया अजनेरी, आपके कलसूरी बाई, आपके शिखर। और कलसूरी बाई सबसे ऊंची है, 1646 मीटर इसकी हाइट है। और ये किस राज्य में पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है भैया? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके कलसूरी, जो दक्कन के पठार पे स्थित है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखो जलप्रपात का मतलब क्या होता है? अगर कोई नदी बह रही है और अचानक से पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गिरती है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गिरने के बाद में फिर ये बहती है, तो ये जो झरना बनता है ना, झरना, इस झरने को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। और वाटरफॉल का नाम क्या दिया है? धुआंधार। और यहीं पे एक जलप्रपात और बना हुआ है जिसका नाम है कपिल धारा। तो आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो भी क्या बोलोगे? नर्मदा। और कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और आपसे प्रश्न आएगा किस नदी पे बना हुआ ये और किस शहर के निकट है भैया ये। तो आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? नर्मदा। एक प्रश्न और बताइए, नर्मदा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा भैया? सरदार सरोवर बांध। आपको ध्यान देना है। हाँ, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से नदी पूछे तो नर्मदा बताना है, बांध पूछे तो सरदार सरोवर बांध बताना है। नर्मदा नदी अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी। अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो अरब सागर बताना है। क्या बताना है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपके महाराष्ट्र, उसके बाद में आपके गुजरात, और फिर बाद में ये खंबात नामक जिला है। और खंबात जिले के पास तीन ओर से पानी लगता है, उसको बोलते हैं आपके खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि चूलिया जलप्रपात
निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की हाइट कितने मीटर है? 18 मीटर। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पड़ता है। कोटा के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम आता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का एक शहर पड़ता है जिसका नाम आता है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ में आपके कौन से जलप्रपात बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया? चंबल नदी के। और राजस्थान में चंबल को क्या बोलते हैं? कामधेनु नदी। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल। तो चंबल का अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है कि जो रेत का कटाव होता है, इसकी छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, उसमें कभी कभार पानी नहीं बहता, तो वो जगह आपके डाकू को छुपकने के लिए जगह देती है, उसको भीड़ भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीड़ भूमि, जो राजस्थान के धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में पाई जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो भीड़ भूमि जगह है वो आपको याद रखनी है, इटावा, उत्तर प्रदेश में। तो चूलिया जलप्रपात किस राज्य के अंदर हो गया? राजस्थान में। किस में हो गया भैया? राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताना है। भारत की सबसे लंबी झील की बात पूछ ली। अगर भारत की सबसे बड़ी झील बोले तो आपको बताना है चिल्का। क्या बोले? चिल्का। और आपको प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ी बताइए सर किस पानी में? ताजा पानी में। तो ताजा पानी का मतलब होता है फ्रेश वाटर, यानी कि मीठा जल। तो मीठे जल में कौन सी आ जाएगी? आपके वूलर। और भारत की सबसे बड़ी झील या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी क्या बोलोगे? ये तो पड़ती है उड़ीसा में, जबकि वूलर पड़ती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन प्रश्न दिया गया भारत की सबसे लंबी झील बतानी है, तो लंबी झील आपके पश्चिमी घाट के केरल राज्य में पड़ती है, जिसका नाम आता है बेम्बनाद झील। क्या नाम आता है? बेम्बनाद झील, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किलोमीटर। और ये झील यहाँ पर इस राज्य में नौका दौड़ होती है। क्या होती है भैया? नौका दौड़। और नौका दौड़ में एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम आता है विंबलडन। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। और नौका दौड़ भारत के किस झील में की जाती है? बेम्बनाद झील। और बेम्बनाद झील कहां पड़ती है? आपके केरल में पड़ती है। और कैसे पानी की झील है ये? खारे पानी की। और जो खारे पानी की झील अगर किसी तट या समुद्र के किनारे बनेगी उसको हम कैसी झील बोलेंगे? लेगुन झील। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो लेगुन झील है उसका नाम क्या है? लेकिन बेम्बनाद भी याद रखना, लेगुन झील है। उसी प्रकार पेंगोंग झील, ये भारत की सबसे ऊंची है खारे पानी की। ये कहां पड़ती है? लद्दाख में। तो प्रश्न आएगा भारत की सबसे ऊंची झील, तो बतानी है चोलामू झील सिक्किम में। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में। जबकि भारत की सबसे ऊंची या विश्व की सबसे ऊंची खारे जल की तो पूछे तो पेगोंग झील बतानी है, जो लद्दाख से लेकर तिब्बत तक पड़ती है। वहीं पे पुलिकट झील, ये भी खारे पानी की झील है, ये भी लेगुन झील है। ये पड़ती है आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है इसके ऊपर, उसका नाम आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के अंदर पड़ता है भैया? पुलिकट झील के अंदर। वहीं पे एक प्रश्न मिलेगा कोलेरू झील। तो कोलेरू झील ये मीठे पानी की झील है। इन तीन ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कोलेरू। और कोलेरू पड़ती है आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा पर, यानी कि तेलंगाना राज्य में। बाकी तीनों पानी कैसा है आपका? खारा जल है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न देखो, विश्व की अगर खारे पानी की सबसे ऊंची बोले तो क्या बताओगे? पेगोंग झील, ये लद्दाख में। आपसे प्रश्न आएगा विश्व या भारत की सबसे ऊंची खारे जल की झील, तो बताना आपको पेगोंग। जबकि भारत की सबसे ऊंची झील बोले चोलामू। कौन सी झील है? चोलामू। और ये सिक्किम में पड़ती है। ये कैसी झील है? मीठे पानी की। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची झील बोले तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, टीटी काका। तो विश्व की सबसे ऊंची खारी बोले तो पेगोंग झील। विश्व की सबसे ऊंची पूछे तो टीटी काका, ये एक वोल्केनो जगह पे बनी है। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी क्षेत्र कैसा? यहाँ पे मृत ज्वालामुखी है, तो वहां पे बरसात का पानी रुका हुआ है, उसका नाम क्या है? टीटी का। ये मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। कौन सी? ये चोलामू सिक्किम में मीठे पानी के है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कि सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बात याद रखना, सांबर झील भारत में कैसे पानी की झील है, तो आप बोलोगे। और अगर प्रश्न आ जाए भारत की सर्वाधिक लवणता वाली, लवणता, लवणता का मतलब समझ रहे हो राजवीर? जिस झील का पानी कैसा होगा? अत्यधिक खारा। तो भारत की वह कौन सी झील है जिसका जल अत्यधिक खारा है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है? तो बोलोगे सांबर। और ये कहां पड़ती है? आपके जयपुर में। कहां पड़ती है? जयपुर, अजमेर, नागौर, इनकी सीमावर्ती क्षेत्र पे। लेकिन देख रेख कौन करता है इसको? जयपुर करता है।
और सांबर झील के किनारे 1562 के अंदर अकबर और भारमल की पुत्री जिसका नाम आता है हरकाबाई। तो आमेर के शासक थे भारमल और भारमल की पुत्री थी अकबर, सॉरी हरकाबाई। और आपके मुगल शासक कौन थे? अकबर। उनका विवाह स्थल किस झील के निकट हुआ है? सांबर झील। और सांबर झील में अगर यहाँ के कोई लोग नमक तैयार करते हैं ना, तो छोटी 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 क्या बनाते? कैर बनाते। कैर बनाते। क्या बनाते भैया? कैर। तो यानी कि कई बार प्रश्न आता है कि सांबर झील के लोग यहाँ पे जो नमक तैयार करते हैं उस विधि का नाम क्या है? कैर विधि। यानी कि हमने देखा ना खेतों में हम मूली, गाजर, भिंडी, अदरक इस प्रकार की हम सब्जी लगाते हैं तो छोटी छोटी कैरियां बनाते हैं ना, तो कैरियों में पानी को इकट्ठा करते हैं, धूप से वो सूखता है पानी, फिर उसको इकट्ठा करते हैं। यहां पर एक जनजाति याद रखना, खारवेल। खारवेल। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत के अंदर या सांबर झील का जो नमक तैयार करती है उस जनजाति का नाम बताइए। खारवेल। तो खारवेल एक जनजाति, जैसे मीणा, ग्रासिया, बक्करवाल। तो राजस्थान में जो सांबर झील से नमक तैयार करती है उन जनजाति का समूह का नाम क्या है? खारवेल। अगले प्रश्न को देखें तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये भारत की क्या है? अंतरस्थलीय का मतलब होता है ये पूरा भारत है, इसके बीच में अंतरस्थलीय यानी कि वो सबसे बड़ी झील, यानी कि कैसी झील है ये? खारे पानी की। विश्व की भारत की सबसे ऊंची झील बोले तो क्या बताओगे? चोलामू। और ये चोलामू कहां पड़ती है? सिक्किम में। तो इसका राइट उत्तर ही पूछा इसने, ये बात सही है, बाकी तीनों बातें गलत है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगुन झील के रूप में जानी जाती है? अब लेगुन झील का मतलब क्या है? अगर कोई झील समुद्र या सागर के किनारे बनेगी, अगर वहां पे बनेगी उसको बोलेंगे तटीय झील, तटवर्ती झील। तटों पे बनेगी, एक साइड मिट्टी एक साइड पानी, तो पानी के भाव से उसका मुख खुल भी जाएगा और पानी के भाव से उसके गाढ़ से रुक भी जाएगा। तो भारत की प्रमुख लेगुन झील बोल रहा है। तो याद रखना लेगुन झील कौन सी? हमारी चिल्का। और चिल्का झील कहां पड़ती है? उड़ीसा में। तो कई बार प्रश्न आता है ना कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो भी आपको क्या उत्तर देना है? और इस चिल्का झील से कौन सी मछली का पालन ज्यादा होता है? तो झींगा मछली। और झींगा मछली के उत्पादन में केंद्र सरकार ने क्रांति चलाई थी जिसका नाम आता है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किस मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चली? झींगा मछली। और झींगा मछली का उत्पादन कहां पे ज्यादा किया जाता है? उड़ीसा, यानी कि चिल्का झील के अंदर। और चिल्का झील कैसे पानी की झील है? अभी मैंने क्या बोला कि लेगुन झील कहां बनती है? समुद्र और सागरों के तटों पे। और इनका जल कैसा होता है भैया? खारा। कैसा होता है? खारा। अगले प्रश्न में देखिए, ले स्वाद उरे ले लिए, पेपर बना लिए बस। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की एक झील है? इनमें से खारे पानी की झील, आपको मीठी भी झील दे देगा, खारी भी दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी मीठी है कौन सी खारी है। याद रखना, नैनीताल झील आपके उत्तराखंड में है, लोकटक झील आपके मणिपुर में, कोलेरू झील आपके कहां पड़ती है? तेलंगाना। अभी बताया था कोलेरू झील मीठे पानी के, वहीं पे नैनीताल भी मीठे पानी की है, मणिपुर में लोकटक झील भी कैसी है? मीठे पानी की। भारत की एकमात्र झील है, इसके ऊपर एक आपके राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और वो तैरता रहता है जिसका नाम आता है केबुल लामजोआ नेशनल पार्क। किस राज्य में है? मणिपुर में। और किस झील के अंदर बना हुआ है? लोकटक। और कई बार प्रश्न आएगा, जैसे ये आपका जो भारत है, इस भारत को हम कैसा भारत बोलते हैं? पूर्वी भारत। क्या बोलते हैं? तो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील प्रश्न आएगा। पूर्वी अगर शब्द आ जाए भारत की बड़ी झील तो बोलना है चिल्का, लेकिन प्रश्न आ जाए पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? तो यहां पे लिख देता हूं पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। और उस बड़ी झील का नाम क्या है? लोकटक। और लोकटक का संबंध किस राज्य में पड़ता है? मणिपुर में। और यहां पे कोलेरू की अगर बात करें, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। लेकिन जो आपको ये बताई थी मैंने, पेगोंग झील, ये कहां पड़ती है? लद्दाख में। और कैसे जल की है ये भैया? तो विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की। तो दो प्रश्न यहां से बनते हैं, एक तो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, विश्व की सबसे ऊंची खारी झील तो क्या बताओगे? पेगोंग झील। और ये कहां पड़ती है? लद्दाख में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे दीपक? पेगोंग झील आपके। अगले प्रश्न में देखिए, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका, ये गलत नहीं होना चाहिए, अर्जन बताएगा। रेणुका झील किस राज्य के अंदर है? पता है, वेरी गुड। रेणुका झील और डलहौजी, रेणुका झील और डलहौजी। और एक याद रखना, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर, डलहौजी, ये तीनों की तीनों कहां पड़ती है? गोविंद सागर भी
हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका भी कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं पे अगर याद रखिए आप, एक झील आपसे मैं पूछ लेता हूं आपसे, डेगाना कहां पड़ता है? डेगाना, डेगाना की झील ये नागौर में। कहां पड़ती है भैया? नागौर। और ये नागौर कहां है भैया? आपके राजस्थान में। एक और बताइए मुझे, नक्की झील कहां पड़ती है? नक्की झील, वेरी गुड, ये पड़ती है आपके सिरोही में। कहां पड़ती है? सिरोही में। बताते हैं कि देवताओं के नाखून के द्वारा इसको बनाया गया, देवताओं ने नाखून से खुरच खुरच के जगह को बनाया गया। तो नक्की झील कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की। जबकि डेगाना झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करें भाई साथ साथ में। क्या हो गया बनो? अब एक प्रश्न मुझे बताएगा, शंकर, शंकर एक झील का नाम बता। उस झील का नाम है आपके सामने अष्टमुड़ी। वेरी गुड, यानी कि मुड़ी से समझ गया। यानी कि अष्टमुड़ी नामक जो झील है वो कहां पड़ती है? केरल में। और केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वह तो तमिलनाडु की है, अन्नाई मुड़ी। वेरी गुड। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। काली मिट्टी और किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को इनमें से किस नाम से जानते हैं? याद रखना, काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। जबकि जो जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बांगर। जलोढ़ मिट्टी की नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, यानी कि जो नदियों के द्वारा है उसका नाम क्या है? जलोढ़। तो जलोढ़ की जो नई मिट्टी है उसका नाम क्या है? खादर। और इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मिलता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश और बिहार, याद रखना है। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं खादर मिट्टी में क्या कपास होता है? आप बोलोगे सर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कपास के लिए उपयुक्त और अच्छी पैदावार कौन सी मिट्टी देती है? तो कई बार प्रश्न आ जाए कि काली मिट्टी का उत्पत्ति कैसे हुई? तो याद रखना ज्वाला, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद में जितने भी आपको भारत में क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उस पठार में मुख्य रूप से किस मिट्टी का अंश है? और भारत में सबसे बड़ा काली मिट्टी का पठार पूछ सकता है? दक्कन का पठार। तो आपसे प्रश्न आएगा ये दक्कन के पठार की मुख्यतः मिट्टी कैसी है? लेकिन इस ये मान लो दक्कन पठार है, इस दक्कन पठार का ये वाला जो भाग है ना, ये कैसी मिट्टी का भाग है? लाल मिट्टी का। लेकिन इसका उत्तरी पश्चिमी जो भाग है आपका ये वाला एरिया, ये कैसा है? काली मिट्टी का। और हाँ, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? देखो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पड़ता है, आपके कर्नाटक में भी आता है, केरल तक भी फैला हुआ है। हाँ, एरिया अगर ज्यादा मुख्य रूप से देखा है तो महाराष्ट्र पड़ा जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या देगा गया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? हमारा क्या होता है, कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यानी कि ये चीज नहीं पढ़ पाते। और हमने पढ़ा है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। ये भारत के बीचों बीच है, ये भारत के बीचों बीच है। इसके ऊपर का जो एरिया उसे बोलते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदानी प्रदेश। और नीचे का एरिया उसे बोलते हैं पठारी प्रदेश। क्या बोलते हैं? ये आपके गुजरात में पड़ती है, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ती है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। क्या नाम भैया? छत्तीसगढ़। ये आपके उत्तर प्रदेश में भी आती है, लेकिन इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान के अंदर ओनली फॉर एक पर्वत श्रृंखला बहुत फेमस है जिसका नाम आता है अरावली। लेकिन राजस्थान के कुछ भाग में एक पर्वत श्रेणी और है जिसका नाम है, तो मालवा का पठार मुख्य रूप से ये आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस क्षेत्र में पड़ता है। और उस क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती। क्या बोलते हैं? तो हाड़ौती का पठार किस पठार को बोला गया है? मालवा का पठार। लेकिन जो मालवा का पठार है ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा लगता है, लेकिन हम पर्वत अलग है, पठार अलग है। तो एक बात बताइए, पूरे भारत में कितने प्रतिशत आपके पर्वत पाए जाते हैं? पूरे भारत में पर्वत कितने परसेंट पाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि भारत की जो पूरी भौतिक आकृति है उसमें 43% पे क्या पाए जाते हैं? मैदान। तो भारत के कितने क्षेत्रों में मैदान पाए जाते हैं? लेकिन वहीं पे 28% पे पूरे भारत में क्या पाए जाते हैं? पठार। क्या पाए जाते हैं? वहीं पे 18% में आपके क्या पाए जाते हैं? पहाड़ियां। क्या पाई जाती हैं?
पहाड़ियां। वहीं पे 11% में भारत में क्या पाए जाते हैं? पर्वत। क्या पाए जाते हैं भैया? पर्वत। तो एक प्रश्न पूछता है कि दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी पर्वतों पे पाई जाती है? दुनिया की, यानी कि दुनिया के कितने लोग हैं जो पर्वतों पे निवास करते हैं? 1%। ये एग्जाम में रेलवे में कई बार आता है प्रश्न कि विश्व की टोटल जनसंख्या जो वर्तमान में है लगभग 8 अरब जनसंख्या है, उसमें से कितने परसेंट आपकी जनसंख्या पर्वतों पर पाई जाती है? 1%। भारत में पर्वत का हिस्सा कितना है, और भारत में ज्यादा भूभाग कौन सा है, और मैदान कैसे बनेंगे? नदियों द्वारा, और नदियों से कौन सी मिट्टी आएगी? जलोढ़। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम बताना है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, देखो पूर्वी और पश्चिमी तट भारत के दो ही तो है। इस तट का नाम है आपके पश्चिमी तट। ये क्या है भैया? आपका पश्चिमी तट। और जो इधर वाला एरिया पड़ता है, इस वाले तट का नाम क्या? आपके पूर्वी तट। क्या नाम है? इन दोनों के तटों पे यहां से कोई नदी बहेगी तो यहां पे भी तो मिट्टी छोड़ेगी, उसको तटों पे किनारों पे छोड़ेगी, यहां पे भी मिट्टी छोड़ेगी, कोई नदी यहां बह रही है। अब मान लो कोई ये बड़ा सा पर्वत है, यहां पे बरसात होकर वर्षा हो रही है, लेकिन पानी ढलाई में नीचे की ओर आ गया, तो यहां पे ढलाई में जब कभी मिट्टी आती है वर्षा होने के कारण, उसको बोलते हैं लेटराइट। क्या बोलते हैं? अगर ऑप्शन में आपके एक और ऑप्शन मिलता और नाम देता जलोढ़, तो याद रखना हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं उनमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी होती है? अगर जलोढ़ ना हो तब आपको क्या बताना है? लेटराइट। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट उत्तर क्या बन जाएगा? अब एक बात बता अर्जन, मुझे ईमानदारी से बताइयो, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन दोनों के राज्य कितने हैं? कौन सो बोल रहे हो? 9 राज्य है, पक्को बेरो है। इतनो बता दे कि इनमें से गोवा कौन से तट पे है? जीण कौन दे? इनमें से ये बता कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट आपस में कहां मिलते? मैं पड़ोसी देख लूंगा। बड़ा लाडी राजी हो रही है कन्याकुमारी। तू बता सकता है, मनीष तो पक्का बता देगा। हाँ, तो यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ने वाली पर्वत श्रेणी का नाम है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और इन दोनों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम और बता दे। शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, कल परसों ही बताया है, तभी तो ये रिवीजन करवा रहा हूं। हाँ शंकर, नीलगिरी पर्वत पे कौन सा पर्वत यानी कि दर्रा है जो तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ता है? प्रश्न है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम पूछ ले तो बोलना है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी पर्वत। और इसके ऊपर एक दर्रे का नाम बता दो जो क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? ऑप्शन दो? पक्का लिख। एक ऑप्शन है थाल घाट, एक है भोर घाट, भोर घाट, एक आपके सैन कोटा, और एक है पाल घाट। हंस क्योंकि यही हो जाओगे। याद रखना जो सैन कोटा ये भी आपके कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? और जो पाल घाट भी ये भी कहां पड़ता है? लेकिन केरल और तमिलनाडु में जाने का जो रास्ता है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है और कौन सा दर्रा है? तो याद रखना पालघाट दर्रा केरल और आपके तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के ऊपर आपके कौन सा विद्यमान है? पालघाट। ये याद रखना। वैसे सैनकोटा भी आपको केरल और तमिलनाडु में जोड़ता है, लेकिन जो सैनकोटा है वो नीलगिरी की पर्वतों पे नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। यहां पे कर लोगे? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, पूर्वी जो घाट है इसके टोटल राज्य बताने। हाँ शंकर बताएगा। पूर्वी घाट के कितने राज्य हैं? ये आपके पश्चिमी घाट है, कौन सा ये? और इधर वाला जो एरिया है उसका नाम क्या आपके? तो पूर्वी घाट के राज्य कितने? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और तो कितने राज्य हैं? और पश्चिमी घाट के राज्य बता दो। याद रखना पश्चिमी घाट है कहां से लेके है? गुजरात से लेकर आपके कन्याकुमारी तक है पश्चिमी घाट।
कन्याकुमारी तक। हाँ, तो पश्चिमी घाट में कभी भी राज्य पूछ ले तो कितने बताओगे? लेकिन प्रश्न आएगा कि पश्चिमी घाट के कितने राज्य अरब सागर से लगते हैं, अरब सागर से, तब आपका उत्तर क्या आएगा? पश्चिमी घाट में कन्याकुमारी भी आता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों में आता है? हाँ, बस ये एक थोड़ी सी अपवाद है, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान, एक ही बंदा बताएगा, बनवारी, और ना बोलियो, बता बनवारी। वेरी गुड। यानी कि जो मैदानी प्रदेश है, मैदान कब बनेंगे? नदियों द्वारा, और नदियों से कैसी मिट्टी आती है? तो आप बोलोगे जलोढ़ मिट्टी। कैसी आती है भैया? जलोढ़। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदलीय पट्टी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, यानी कि जब नदियां वहीं पे अपने क्षेत्र को, पानी को इकट्ठा करती हैं, बहाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या होता है? तराई हो जाता है। और तराई में ऐसी कोई जगह जो निम्न जगह है, कैसी जगह है? निम्न, और वहां पे नदियों का पानी जाता रहेगा तो वहां पे नई मिट्टी को छोड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो मैदानी प्रदेश की निम्न जगह पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? और मैदानी प्रदेश की कोई उच्च भूमि है, लेकिन नदियों का पानी इसको यहाँ पे टक्कर मार के यहाँ पे रास्ता बदल लिया, लेकिन यहाँ पे मिट्टी कैसी छोड़ दी इसने? लेकिन इस वाले एरिया की जो मिट्टी है वो कैसी बन गई? बांगर। लेकिन याद रख लेना, यहाँ पे मिट्टी कैसी छोड़ी इसने? खादर। अब नदी ये इस प्रकार बह रही थी, लेकिन मिट्टी जो छोड़ दी, अब मिट्टी को काट नहीं पाई, इसने रास्ता बदल लिया। अब ये कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों के बाद, ये खादर मिट्टी किस में बदल जाती है? याद रखना, जलोढ़ मिट्टी के सबसे पहले कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? खादर। और जहां नदियों का पानी उस जगह वापस नहीं पहुंचता, तो वही मिट्टी क्या बन जाती है बाद में? तो जलोढ़ की पुरानी मिट्टी का नाम और जलोढ़ की नई मिट्टी का नाम। तो जलोढ़ को कितने भागों में हम पढ़ते हैं? तो जलोढ़ की दो मिट्टियां होती है, एक नई और एक पुरानी। तो इस प्रश्न का उत्तर कर दोगे? तराई। अगले प्रश्न को देखिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए अच्छी मानी जाती है। उत्पादन का मतलब कि उस मिट्टी में उस फसल की उत्पादन यानी कि ग्रोथ ज्यादा होगी। चावल। याद रखना, आपके मुख्य रूप से कैसी मिट्टी आपके, अगर जलोढ़ ना हो तो इसकी जो मेन मिट्टी मानी जाती है वो किसको बेस्ट माना जाता है? चिकनी। कैसी मिट्टी माना जाता है? चिकनी। लेकिन चाय के लिए कैसी मिट्टी है? लेटेराइट। कैसी मिट्टी है? और जो मक्के के लिए कैसी मिट्टी है? और कपास के लिए, तो कपास के लिए कैसी मिट्टी है? काली। अब एक बात बताइए, इन सभी मिट्टी में भारत की नंबर 1 मिट्टी कौन सी है? हाँ, नंबर 1 का मतलब जो ज्यादा पाई जाती है। और भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टी है? राजवीर बताएगा। ऑप्शन देता हूं, 5, 6, 7 और 8। हाँ मनीष, 8। यानी कि भारतीय, यानी कि इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत की मुख्यतः गौण मिट्टी कितनी बताइए? 8। वैसे मिट्टियों का जो 28, वैसे कितनी बताइए? 28 में से गौण मिट्टी जो प्रमुख मिट्टी वो कितनी है? तो कभी प्रश्न आ जाए भारत में कितनी मिट्टियां पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन में 8 जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। काजू उगाने के लिए किस मिट्टी को जाना जाता है? इसमें काजू का उत्पादन किस मिट्टी या मृदा के लिए जाना जाता है? एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन देता हूं, पेट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी। 4 ऑप्शन तो लिख लेंगे, तावड़ की और ये शिवनाथ। एक लिखा मैंने पेडोलॉजी, और एक लिखा मैंने सिस्मोलॉजी। याद रखना, पेट्रोलॉजी के अंदर होता है चट्टानों का अध्ययन। किसका? चट्टानों का अध्ययन। लेकिन लिम्नोलॉजी में होता है आपके झीलों का अध्ययन। किसका होता है? वहीं पे सिस्मोलॉजी में होता है भूकंप का अध्ययन। किसका होता है? और जो पेडोलॉजी है वो किसको दर्शाती है? तो मिट्टी की स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है आपके? पेडोलॉजी। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या दिया गया? काजू। तो काजू के लिए जो चाय होती है वही मिट्टी होती है। तो चाय के लिए कौन सी अर्जन? लेटराइट। कैसी है भैया? लेटराइट। तो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या डी। चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं
पेट्रोलॉजी, और लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों के अध्ययन को, और पेडोलॉजी कहलाता है आपके मिट्टी के अध्ययन को, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप के अध्ययन को। बहुत सारे अध्ययन है, एक फाइको आ जाए, एक माइको आता है आपके। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? शीतकाल में जो आपके दिसंबर से लेकर आपके फरवरी के बीच में कभी हो जाएगी, जिनकी स्थानीय भाषा में उसको मावट बोलते हैं। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है, इसका जन्म कहां से होता है, ये कई बार प्रश्न आता है। पश्चिमी विक्षोभ जो ठंडी हवाएं हैं वो कहां से चल के आती हैं? हाँ, चीन का कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो कई बार प्रश्न आता है कि पश्चिमी विक्षोभ किस सागर से अपना जल उठाती है या आर्द्रता उठाती है, नमी को उठाती है? तो भूमध्य सागर। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है मेरा, ऊपर तो पड़ता है आपके भूमध्य सागर, कौन सा पड़ता है? भूमध्य सागर। नीचे पड़ता है लाल सागर, क्या पड़ता है? और इन दोनों को जो अलग करने वाली या जोड़ने वाली नहर का नाम पूछ लेता है, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम। ऑप्शन दू, एक तो है सवेज और एक है पनामा, पनामा नहर। इनमें से कौन सी है? तो सवेज नहर किन दो सागरों के बीच में है? याद रखना, पनामा नहर पड़ता है एक तो यहाँ पे जो महासागर उसका नाम है अंटार्कटिका, यहाँ पे जो महासागर उसका नाम है प्रशांत महासागर, और यहाँ पे पड़ता है अटलांटिक महासागर। ऊपर पड़ता है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे पड़ता है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा। लेकिन अटलांटिक महासागर और आपके प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा। लेकिन प्रश्न आएगा, सवेज नहर किन दो सागरों के बीच में पड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लिया, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? बताइए फटाफट से, अब भी सोच लो। देखो, मैंने प्रश्न में क्या पूछा है? ओनली फॉर सागर पूछा है। क्या पूछा है? अगर मैं यहां महासागर बोलूं तो पैसिफिक ओशन बोलते हो, प्रशांत महासागर। लेकिन आपसे बड़ा सागर बोले तो दक्षिणी चीन सागर है। तो दक्षिणी चीन सागर विश्व का कैसा सागर है? सबसे बड़ा सागर है। दीपक, महासागर कितने हैं? मैं मोर बना दूंगा, खड़ा हो। महासागर कितने हैं? क्यों मरवा हुआ है? 5 है। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप में छोटा महाद्वीप है 7। कितने हैं महाद्वीप? 7 में से छोटा महाद्वीप जहां पे डार्लिंग नदी बहती है, दक्षिणी चीन सागर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा हुई है? तो गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा है बनवारी? तो एक बात बता, भारत का ज्यादा तो या सही है, अगर तेरू न्यू पूछ ले कौन सा राज्य में कम हुआ तो चुप रहिए। ज्यादा की बजाय क्या पूछ लेगा? न्यूनतम। अब बता किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? वेरी गुड, धन्यवाद। दिल जीत लिया था तो बनवारी मेरो। और राजस्थान के किस जिले में सबसे कम होती है ये और बता दे। हाँ, जैसलमेर में। और राजस्थान में जिला कितना है बनवारी? राजस्थान के जिले पूछ रहा हूं, भारत के राज्य नहीं पूछ रहा। अब कितने हो गए? इस 50 में नए जिले कितने हैं? ऑप्शन है 17, ऑप्शन है 19। याद रखना, 2 जिलों का तो विलय किया गया। क्या किया गया? दूसरों के साथ जोड़ा। लेकिन नए जिले कितने आए हैं? तो कभी 17 मत कर दिए, 33 और 17 50। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्यों हो रहा है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम वर्षा है वो अवधि बतानी है। नहीं, इसमें दक्षिणी पश्चिमी जो गर्मियों में होती है वर्षा, गर्मियों में यानी कि ग्रीष्मकालीन, और जिसके लिए किस फसल के लिए मानसून जाना आता है?
और इसमें भारत में सबसे पहले मानसून भी कौन सा आता है, और ये किस तट के ऊपर आता है सबसे पहले? और मालाबार में ये जून में एंट्री लेता है, लगभग 5 जून के आसपास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके। तो जून से सितंबर हमारा जो समय है, ये भारत का कैसा समय है? इसको मानसूनी समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरसात। तो भारत में जो मानसून या बरसात का समय वो कौन सा समय है? जून से सितंबर। और इस समय जो भारत में जो फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं? पक्का भी रहे। भारत में अलकनंदा और भागीरथिया कहां पर आपस में मिलती है, और मिलने के बाद में, ये तो आपके भागीरथी और ये अलकनंदा, और मिलने के बाद में कौन सी नदी का नाम पड़ता है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि गंगा नदी, सही गंगा नाम कब पड़ता है? कहां से पड़ता है? गंगा नदी का नाम गंगा नदी कब पड़ता है और कहां से पड़ता है? उससे पहले इस गंगा नदी कितनी वितरिका में बहती है? और याद रखना, जब गंगा नदी लास्ट में भी कितनी वितरिका में बहती है? एक का नाम है बांग्लादेश में जाती है, उसको बोलते हैं पद्मा, और एक आपके कोलकाता की ओर मुख कर लेती है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखना, कभी भी प्रश्न आ जाए, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की क्या है? सहायक नदियां या वितरिका? सहायक नदियां नहीं है, ये वितरिका है। क्या भैया? वितरिका। आपने देखा होगा हमारे शरीर में बाल होते हैं, बाल के दो मुख हो जाते हैं। कितने मुख हो जाते हैं? ऐसे ही कोई नदी होती है जो पहले दो मुख में बहती है, फिर बाद में एक हो जाती है, फिर अंत में दो मुख में हो गई। तो ये उसकी वितरिका है ये, ठीक है ना? उसकी धारा यानी कि सहायक नदियां नहीं है। तो गंगा नदी शुरू में कितनी वितरिका में बहती है, और अंत में भी? अंत में नाम क्या है? और पहले क्या नाम है? और क्या नाम है? और ये दोनों कहां मिलती हैं? और देवप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या आपके बिहार? सवेरे ही बताया, उत्तराखंड में 5 प्रयाग बने। अर्जन थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ो, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कौन ने खड़ा यो? तो क्या बतायो? उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? हाँ, ऑप्शन है कामरूप या उत्तरांचल। 2007 में उत्तराखंड कर दिया। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? फटाफट से जवाब दीजिए। नहीं, माही नदी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माही नदी एक मुख्य नदी है। अरे क्यों रहता है, रुक एक बार। माही नदी क्या है? एक मुख्य नदी है, क्योंकि माही नदी निकलती है मेहद, मेहद झील। और ये मेहद झील पड़ती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है जिसका नाम आता है माहू जिला। कौन सा जिला? माहू जिले से चलती इस प्रकार, ये राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस प्रकार होती हुई ये आपके कहां चली आती है? खंबात की खाड़ी। यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में गुजरात। और याद रखना, माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा, या इसका नाम दूसरा मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी अक्षांश। क्या नाम मिलेगा? या इसे अंग्रेजी में बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? और ये इस प्रकार का राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण में बहती है, इसलिए इसे दक्षिण यानी कि दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की क्या बोलते हैं? गंगा। तो किस नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोला जाता है? माही को। और माही नदी को याद रखना, ये माही नदी है, यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है जाखम। क्या नाम है? जाखम। और यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है सोन, सॉरी सोम नदी। क्या नाम है? सोम और जाखम जहां मिल रही है वहां पे एक ट्राई पॉइंट बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम पूछ सकता है ये कहां बनता है? तो डूंगरपुर की एक जगह पड़ती है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है? अब मनीष खड़ा हो जा, अब सीधा बता दे मुझे, प्रयाग राज किन 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ है? वेरी गुड। यमुना, सिक्किम खड़ा है, और अब वो लुप्त हो चुके हैं।
सरस्वती, क्या नाम है? तो सरस्वती, यमुना, गंगा, इन तीनों के त्रिवेणी संगम को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो कभी प्रश्न आ जाए प्रयागराज कितने नदियों के संगम पे बसा हुआ है? और बेणेश्वर धाम कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। और बताते कि बेणेश्वर धाम में जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में जो क्या पाए जाते हैं आपके आदिवासी, क्या पाए जाते हैं? आदिवासी लोग हैं, ये अपने मृत लोगों की अस्थियों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। अपने क्या होते हैं, अपने कहाँ लेके जाते हैं? गढ़गंगा या लेके जाते हैं हरिद्वार में। लेकिन यहाँ के आदिवासी लोग अपने मृत व्यक्तियों के जो अस्थियां होती है उसको विसर्जन किस धाम में करते हैं? बेणेश्वर धाम। किस नदी के अंदर करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? माही। और बेणेश्वर धाम को इन लोगों का एक अच्छा क्या माना जाता है? त्योहार मानते हैं। और यहाँ पे एक त्योहार बनाते हैं जिसको बोलते हैं, बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और यहाँ पे बताते हैं कि शिव जी का जो क्या होता है? लिंग होता है। शिव जी का क्या होता है? लिंग। और शिव जी के लिंग की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और एकमात्र भारत में शिव जी के लिंग की, यानी कि और कैसा लिंग है ये? खंडित लिंग। तो भारत में खंडित शिवलिंग की पूजा किस जगह पे की जाती है? राजस्थान के बेणेश्वर धाम पर। यह भी आपको ध्यान देना है। भगवान है यार, रुक जा थोड़ो, थोड़ो सो। हाँ, शिवलिंग बोले जाए बने, ठीक है ना? शिव के लिंग, तो शिव के लिंग की आकृति। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। पक्का बेरा है? तो एक पर्सन बता, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे सबसे लंबी सहायक नदी। बनवारी बोलेगा। अरे वाह यार। अब एक बात बता, यमुना नदी के किनारे कोई शहर का नाम बता दे। देख बनवारी मेरी कलाकारी। दार्जिलिंग कद गए हो रहे तू? एसएसबी को। दिल्ली, आगरा और मथुरा। दीपक, यमुना किसकी सहायक नदी है? वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में, यानी कि गंगा नदी का जो लंबाई है, फैलाव है, वो किस राज्य के अंदर ज्यादा पाया जाता है? तो गंगा नदी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको दो राज्यों में याद रखना है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लेकिन एक राज्य बोले तो क्या बताना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई है, 988 किलोमीटर पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी पड़ती है? सॉरी, 2525। लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। कितनी है? 2071 है। लेकिन एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बुक बताती है वो कितनी बताती है आपकी? 2525। एक याद रखने में, एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, गंगा नदी किस राज्य से लेकर किस राज्य तक बहती है? ये नाम बता दो। वेरी गुड। सबसे पहले बहती है ये यूके में, उत्तराखंड। उसके बाद में ये बहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बहती है आपके बिहार में। कहां बहती है? और बिहार के बाद में बहती है झारखंड में। कहां बहती है? और झारखंड के बाद ये बहती है। और उसके बाद कौन से देश में जाती है दीपक? श्रीलंका। उरा है, उरा एक देश है, तो ये उरला एक देश में जाओगे जो नाम क्या है? बांग्लादेश। तो गंगा नदी बनवारी कितने देशों में बहती है? ये भी याद रख लिए, भारत और तो किमी। तो राज्य कितना हो रहा है? तो तू छह क्यों बताओ राज्य? ये बात का ध्यान रखिए। ओ, बांग्ला तड़का खरीदांगा आप। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। किस बिहार का दुख कहा जाता है, या किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? और भारत में सबसे ज्यादा मार्ग प्रदर्शन करती है। हाँ। और कोसी नदी को तिब्बत के अंदर अरुण नदी बोलते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं। और छोटी मोटी ये 7 नदियां, कितनी नदियां ये? और इन 7 नदियों के संगम के बाद ये कौन सी नदी बनती है?
और ये कोसी कहां से भैया? तिब्बत। तो ये कहां से आती है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? उड़ीसा का शोक, और दिल्ली का शोक, और चीन का शोक हांगो, हांगो। और मिस्र या इजिप्ट का शोक नील नदी। मिस्र या इजिप्ट का शोक कौन सी नदी है? नील नदी है। कोसी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है गुड़िया, कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। हाँ, बंगाल का शोक और झारखंड का शोक आपके दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, और उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को भी, और छत्तीसगढ़ का शोक कहलाती है आपके महानदी, और याद रखना असम का शोक कहलाती है आपके ब्रह्मपुत्र। कौन सी भैया? ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न को देखिए, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक आती है? अब एक बात बताइए, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, राजवीर बोलेगा, कोशिश कर थोड़ा सा। जो राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः का मतलब होता है राजस्थान में उसका उदय हो रहा है और राजस्थान में उसका खत्म हो रहा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई है 480 किलोमीटर, जिसे एक सामान्य नाम से किसे जानते हैं? तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? और चंबल किसकी सहायक नदी है? और यमुना किसकी सहायक नदी है? और गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना, गंगा एक मुख्य नदी है, तो गंगा किसी की सहायक नदी है। देखो कई बार क्या होता है, आपको यहां पे सहायक नदी की बजाय क्या दे देगा? उपनदी। क्या दे देगा? उपनदी दे देगा। तो ये उपनदी सहायक नदी एक ही बात है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदियां। अब प्रायद्वीपीय भारत की जगह एक आपको शब्द देगा दक्षिण भारत। क्या नाम देगा? तो दक्षिण भारत का मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें एक नदी है, ये बारहमासी बहती रहती है, क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं ना, जब वर्षा होती है ना, इसका मतलब जब मानसून आता है तो ही चलती हैं। तो इसलिए इस वाले भारत की नदियों को कैसी नदियां बोलते हैं? मानसूनी नदियां। तो दक्षिण भारत की जो नदियां वो मुख्य रूप से कैसी नदियां हैं? मानसूनी। और मानसूनी नदी के अंदर एक नदी का नाम है कावेरी। क्या नाम है? और कावेरी नदी में जो सबसे पहले जल गिराता है वो गिराता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून गिराता है। जब तक इसका पानी नहीं सूख पाता इतने एक मानसून लौट के वापस आता है, जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून की बरसात, और ये पानी इसमें हमेशा गीला रहता है ये नदी। तो इस क्षेत्र का नाम है आपके कावेरी नदी। और कावेरी नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु। और कावेरी नदी के जल से या इसकी जो डेल्टा भूमि है उसमें सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो एक प्रश्न मिलेगा, दक्षिण भारत का डेल्टा किस नदी को बोलते हैं? तो कावेरी नदी डेल्टा। दक्षिण भारत का जो धान का कटोरा, सॉरी, दक्षिण भारत का जो धान का कटोरा है वो किस नदी को बोला है? कावेरी नदी को। लेकिन भारत का धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपने? कावेरी नदी का एक और नाम याद रखना, इसे बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यमुना आपकी बात ठीक थी उस क्वेश्चन की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। एक बात बता मुझे राजवीर, इन चारों नदियों में से इस वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पक्का पता है? और सोच। हाँ शंकर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बता दे। याद रखना, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा की लंबाई है 1400। कावेरी की लंबाई है, सॉरी, आपके 805। भीमा आपके किसकी सहायक नदी है? और बता दो। सहायक नदी। क्योंकि बाकी जो नदियां ये आपके क्या है? मुख्य नदियां, जबकि भीमा एक सहायक नदी है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, कर्नाटक में बहती है। हाँ, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, और आपके एक चंद्रभागा। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा, कुछ क्या सारे लोग बोलते हैं दक्षिण की गंगा बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा। वेरी गुड। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपना? दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा, या इसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा। क्या बोलते हैं? और इनमें से किस नदी का नाम दक्षिण भारत की गंगा है? दक्षिण भारत की
गंगा। अगर शब्द में ऐसा आ जाए दक्षिण भारत, तब तो आपको बोलना है कावेरी, लेकिन आ गया दक्षिण की गंगा, भारत शब्द काम में नहीं लिया, तो क्या बताओगे? गोदावरी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। इंद्रावती या प्राणहिता और सबरी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और पूर्णा, पेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा गंगा, तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। किसकी भैया? गोदावरी की। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, फटाफट से बताइए इनमें से कौन सी नदी आपके गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो एक बात बताइए, इंद्रावती आपने अभी पढ़ा था, मंजीरा भी आपके गोदावरी की है और सबरी भी आपके कहां की है? गोदावरी की। लेकिन जो बराकर नदी है ना, ये आपके किसकी नदी है? ये तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी है, ये आपको ध्यान देना है। एक और बात बताइए मुझे, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा एक नदी का नाम है, किसका नाम है? ये किसकी सहायक नदी है, ये और बता दो। किसके भैया? दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी है और आपके स्वर्ण रेखा है। और आपसे पूछ ले इंद्रावती, मंजीरा और सबरी ये किसकी नदियां हैं? अब एक बात बता दें, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? सारे विद्यार्थी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताओगे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये कहां से बहना स्टार्ट करती है। और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।